प्यारे साथियों, आप सभी का प्रार्थना एजुकेशन में स्वागत है। आज का जो क्लास होगा वो पैरेलल एसी पे बात करेंगे। हम लोग एसी दैट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एसी में जो जो भी एलिमेंट था आरएलसी सारे सर्किट को सीरीज वे में पढ़ा। तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए, प्रॉब्लम भी बनाए। आज का जो क्लास होगा वो पैरेलल सर्किट पे होगा। सीरीज सर्किट तो आप लोग समझ गए हैं, पैरेलल सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करेंगे। लेकिन पैरेलल सर्किट सॉल्व करने में बहुत सारे मेथड, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन हमें उतनी सी आवश्यकता नहीं है। आपका जो लेवल है थोड़ा सा लेवल में काम चलने वाला, ठीक है। फिर भी हम उसका चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें आज का जो क्लास। हेडिंग लगाएंगे पैरेलल एसी सीरीज सर्किट। हेडिंग लिखेंगे पैरेलल पैरेलल एसी सर्किट। पैरेलल बोले हैं ना, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे वो सीरीज पढ़ रहे थे। तो आज देखेंगे हम लोग पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल तरीका जो है कैसे करते हैं तो थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लें। एसी में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, तो हमारे पास एसी में जो एलिमेंट थे, सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट आर एल सी, करेंट और वोल्टेज। तो इन दोनों का चर्चा भी हम नहीं करने वाले हैं, है ना। आर दैट मीन्स रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, इंडक्टेंस एल और कैपेसिटेंस सी। इन तीनों को आप देखें पिछले क्लास में कि सीरीज में कैसे कॉम्बाइंड करते हैं, हम लोग कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सीरीज में देखे थे, सीरीज सर्किट में देखे थे, ये रेसिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है और ये कैपेसिटेंस है। ठीक है। और यहाँ से देखे होंगे कि यहाँ से सप्लाई गया था, ये हो गया था आर एल और सी। आर एल सी सीरीज सर्किट बोलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से सप्लाई वोल्टेज दिया गया था और यहाँ सर्किट में कुछ करंट चल रहा था, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिएगा सीरीज उसी को बोलते हैं कि यहाँ जो करंट आ रहा है वही करंट यहाँ भी आएगा, वही करंट यहाँ भी आएगा, वही करंट इस पूरे सर्किट में चलेगा। मतलब सीरीज सर्किट में यह होता है कि करंट की वैल्यू सेम होती है हर एलिमेंट के पास, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है। आपको पता होगा कि यहाँ का वोल्टेज को हम लोग क्या लिखे थे, वी आर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस। यहाँ पर लिखे थे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, है ना। और यहाँ पर हम लोग लिखे थे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। मतलब जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो ये तीन जगह बट जा रहा है, बंटवारा हो रहा है। यानी वोल्टेज का डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन। लेकिन करंट का क्या होता है? डिवीजन नहीं होता, नॉट डिवीजन, यानी सेम रहता है। ये कहाँ की बात है? तो सब एलिमेंट में, है ना। इसको बोलते हैं सीरीज सर्किट। इसको बोलते हैं क्या चीज? सीरीज सर्किट। कौन सा सर्किट है? सीरीज सर्किट। लेकिन अब हमको देखना है पैरेलल सर्किट। तो सीरीज को तो सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं हुआ, है ना। और आपके लिए सीरीज से ही क्वेश्चन आने वाला है, आता है, ठीक है। लेकिन जो आईटीआई का सिलेबस है ना, कौन सा सिलेबस? तो एनसीवीटी का, निमी पैटर्न जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो ईयरली में जो पढ़ाई होता है, आपका सेमेस्टर में पढ़ाई होता है, अब पहले सेमेस्टर था अब तो ईयर हो गया, है ना। यानी एकेडमिक में जो हमारा सिलेबस है उसमें थोड़ा सा चर्चा है पैरेलल सर्किट का, ठीक है। तो हम उस सिलेबस को टच करते हुए आपका ऐसे सर्किट हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
डिटेल तो एसी जब हम पढ़ेंगे पैरेलल में तो 2-3 मेथड से सॉल्व होता है और सब में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। तो आज चलिए थोड़ा थोड़ा चीज़ को हम उसमें डिस्कशन करेंगे, आपको बता देंगे कैसे होता है ना। विशेष रूप से इसमें हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, विशेष रूप हमें सीरीज पढ़ने का था जो कि हम बेहतरीन ढंग से पढ़े। क्लियर। ये सर्किट का एलिमेंट था, इसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट और इसको बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट को सीरीज में जोड़ा जा सकता है, पैरेलल में जोड़ा जा सकता है। तो अभी हम सीरीज में जोड़े थे, इतना सारा क्लास हुआ आपका सीरीज सर्किट ही चल रहा था। क्लियर हुआ। अब आइए पैरेलल की बात करेंगे। तो पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। तो पैरेलल में सर्किट को मान कर चलिए कि ये सर्किट का रेसिस्टेंस है, सर्किट का रेसिस्टेंस है, ये भी सर्किट का, अब पैरेलल सर्किट की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये तीनों का पैरेलल में जोड़ने का बारी आएगा तो आप तीनों को कंबाइंड इस प्रकार से कर दीजिएगा तो बोलिएगा कि ये सर पैरेलल सर्किट हो गया है ना। और यहाँ से क्या कर रहे हैं आप, 10 क्लास में ऐसा ही कुछ फिगर पढ़े होंगे, है ना, पैरेलल का। और यहाँ से आप लोग को सप्लाई दिया जाता था। ये हो गया पैरेलल सर्किट। ये क्या हो गया, पैरेलल, पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए और तब हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट, पैरेलल सर्किट का बेसिक कंसेप्ट है ना, बस कुछ नहीं है। पहला 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 क्या है, इसमें जो वोल्टेज आप दीजिएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ सर्किट पूरा क्लोज है तो करंट चलना स्टार्ट करेगा। जैसा ही करंट इस मुहाने पर आएगा यानी इस पॉइंट पर आएगा तो इसको 3 रास्ता नजर आ जाएगा, है ना। कितना रास्ता नजर आएगा, 3 वे, इसको पता चलेगा। अच्छा 3 डायरेक्शन में हमको चलना है तो यहाँ से नजर आएगा, बोला अच्छा ये पहला डायरेक्शन है, ये दूसरा डायरेक्शन है, ये तीसरा डायरेक्शन है। ये I1 इसको बोल सकते हैं, I2 बोल सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में जो करंट जा रहा है I2 और तीसरे डायरेक्शन में जा रहा है I3। ये आगे चला यहाँ मिला, ये आगे चल रहा है यहाँ पे आ गया, ये भी चलते चलते यहाँ पहुंच गया और फिर तीनों पहुंच गया इसी पॉइंट पर, फिर बाहर निकल गया एक हो करके यानी आई। मतलब ये हो गया कि आई जहां से चला, इस नोड ऐसे इसको बोला जाता है। हम अभी पॉइंट बोल कर समझा दे रहे हैं, आपको सिर्फ समझ जाना है, सर्किट में विशेष हमको देखना नहीं है। इस पॉइंट पे आया, 3 रास्ता नजर आया, तीनों में वो करंट बट गया, आगे आया फिर इस पॉइंट पर एक हो गया, बाहर निकल गया एक ही करंट। तो ऐसे सर्किट को हम लोग पैरेलल बोलते हैं। क्लियर। इसमें होता है क्या, ये जो वोल्टेज सप्लाई दिए हो, मान के चलो कि ये 12 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट इस रेसिस्टेंस के पास, मान लो पहला रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस है, तीसरा रेसिस्टेंस है ना। तो पहला के पास भी 12 वोल्ट पहुंचेगा, दूसरा के पास भी 12 वोल्ट पहुंचेगा, तीसरा के पास भी 12 वोल्ट पहुंचेगा, है ना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, आपको हम बताए थे कि किसी भी सर्किट में करंट जा रहा है, सर्किट क्लोज रहेगा तब। अब मान के चलो कि यहाँ पर हम सर्किट को ऐसे कर दिए, टूट गया, दैट मीन्स सर्किट अवरोध हो गया, है ना, ओपन हो गया। तो इसमें ध्यान से रखना, I2 में यानी सेकंड ब्रांच में I2 में करंट क्या जाएगा, 0 जाएगा। क्यों भैया, तो उसमें सर्किट क्या है, ओपन है, कोई करंट उसमें पास नहीं करेगा। तो 1 और 3 में करंट जाएगा क्योंकि वो क्लोज है। बात समझ में आ रहा। तो पैरेलल सर्किट इसीलिए किया जाता है, पैरेलल सर्किट इसीलिए किया जाता है कि एक ब्रांच में यदि डिस्टरबेंस हुआ है तो अदर ब्रांच हमारा फेल्यूअर नहीं होगा, चलते रहेगा। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा ये हम यहाँ पर समझा भी देते हैं। मान के चलिए ये सीरीज सर्किट है, मान के चलिए कि क्या है ये आपका सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो यदि मान के चलो कि यहाँ पर कोई ब्रेक आ गया, किसी भी रास्ते में ब्रेक आ जाएगा, इससे अच्छा हम यहीं पर एक सीरीज बना देते हैं आपको। एक रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस है और तीसरा रेसिस्टेंस है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, सीख जाना चाहिए, ठीक है। ये 12 वोल्ट का है, रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R2, रेसिस्टेंस R3। सर्किट क्लोज है, करंट यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ पहुंच जाएगा, पूरे सर्किट में करंट चलता रहेगा। अब मान के चलिए कि ये जो हम रेसिस्टेंस लिखे हैं, रेसिस्टेंस की जगह पे आप इसको बल्ब भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये बल्ब है ना, 3 बल्ब है।
तीनों को ऐसे जोड़ दो। दीपावली का टाइम आता है तो देखते हो घर में लोग सजाना स्टार्ट कर देता है ना, लरी बनाता है, छोटा छोटा बल्ब लाता है। एक ऐसा ही हम लोग कनेक्शन करते हैं, नहीं उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। तो मान के चलिए कि ये बल्ब फ्यूज कर गया, ये बल्ब अभी तो चल रहा, तीनों जल रहा है, मान के चलिए ये बल्ब फ्यूज कर गया, तो क्या अदर दो बल्ब आपका बढ़िया है वो भी जल पाएगा? नहीं। सर्किट ओपन हो गया, दोनों बल्ब बढ़िया फिर भी नहीं जलेगा। तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह समझाया, प्रैक्टिकल के तौर पे आप यदि घर पर ऐसे करते हैं, दिवाली का टाइम आता है तो सब अपने घरों को लाइटिंग से सजाते हैं, है ना। तो बहुत सा अब तो मार्केट में आ गया है लाइटिंग की, खरीद के उलाते हैं, जला देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, छोटा छोटा बल्ब आता था, वायर आता था, उसको आराम से हम लोग खुद बनाते थे। 50 बल्ब लगा करके एक लरी बन गया, और उसको लंबा ऊपर से नीचे घर पे छत पर से नीचे डालते थे, नहीं। तो उसमें क्या होता था कि यदि एक बल्ब फ्यूज कर जाता था, डेली उसको चेक करना पड़ता था, हम ऐसा खूब किए। आज बल्ब जलाए, रात को जला, कोई ना कोई बल्ब फ्यूज कर गया, कल होकर पता चला कि वो वाला लाइनिंग ना पूरे का पूरा अंधेरा है, तो एक एक बल्ब को उठा उठा कर टेस्टर से हम लोग चेक करते थे कि कौन बल्ब सही है। अच्छा पकड़ा गया कि अच्छा ये एक जगह खराब निकला, तो उसको नया बल्ब वहां पर लगाना पड़ता था, या फिर उस तार को, मान के चलिए कि यहाँ पर बल्ब खत्म हो गया था, हटाओ, है ना, बल्ब खत्म हो गया, क्या करेंगे, बल्ब ला करके लगाओ, और नहीं तो इसे सीधा सीधे तार को जोड़ दो, तो पता चलेगा क्या चीज कि दुइये बल्ब लगा हुआ है, ये दोनों जल जाएगा, ये नहीं जलेगा, है ये नहीं है, कहानी खत्म, है ना। तो ऐसा क्यों हो गया, तो सर्किट आपका क्लोज हो गया। तो ये इसमें क्या है, डिमेरिट है कि दो बढ़िया भी है फिर भी बेचारा अंधेरा में है। आया समझ में? मान के चलिए कि आपके घर में 3 रूम है, तीनों रूम का कनेक्शन कर दीजिए सीरीज में, तो पता चलेगा कि एक रूम का बल्ब फ्यूज किया तो 2 रूम भी अंधेरा में है। इसीलिए घर का जो वायरिंग होता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा आता है कि हाउस वायरिंग कैसे किया जाता है, तो पैरेलल में किया जाता है। पैरेलल में करने में यही फायदा है कि मान के चलिए कि ये हमारा दूसरा रूम है, दूसरा रूम का बल्ब फ्यूज कर गया, दूसरा रूम का बल्ब क्या कर गया, फ्यूज कर गया, लो बल्ब को फ्यूज कर दो, लो, जब दूसरा रूम का बल्ब हमारा फ्यूज कर गया तो उससे कोई हमारा फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहला रूम में और थर्ड रूम में। जिस रूम का बल्ब फ्यूज किया वह रूम अंधेरा रहेगा, बात है समझ में? ये होता है फायदा। और दूसरा फायदा क्या होता है कि यहाँ जो वोल्टेज गया है सभी में बट जाएगा, अब बटेगा तो इक्वली नहीं बटेगा, वो बटेगा इसके अकॉर्डिंग कि ये कितना वैल्यू का है, रेजिस्टेंस किस वैल्यू का है। तब देखिएगा कि जब सीरीज में कनेक्शन कर दिया तो किसी घर में ज्यादा लाइटिंग रहेगा, किसी में कम रहेगा, किसी में धुकुर धुकुर करते रहेगा। आ रहा है समझ में? पहले ऐसे गलती से किसी का कनेक्शन हो जाता था, गलती से, उसको नॉलेज नहीं है, तो एक तार लाया, उसको इस रूम में भी कर दिया, इस रूम को उस रूम में कर दिया, सब चल रहा है। गांव घर में कभी कभी ऐसा होता था, है ना। तो पता चलता है कि एक जगह लाइटिंग ज़्यादा है, एक जगह लाइटिंग नहीं है। तो इसमें डिमेरिट है, हाउस वायरिंग हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, क्लियर। तो कैसे करते हैं, तो पैरेलल वे में करते हैं। तो पैरेलल का बात समझ में आया आपको, हम जो समझा रहे थे ये है R2। तो पैरेलल सर्किट में जो कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, है ना, तो इसमें क्या होगा, करेंट का डिवीजन होगा, करेंट का क्या हो जाएगा, डिवीजन। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, तो वोल्टेज सभी में सेम होगा। घर में देखिएगा, आपके रूम में भी टीवी लगा हुआ है, पापा के रूम में भी, दादी के रूम में भी, है ना, मान के चलिए, तो वहां भी टीवी चलेगा, आपके यहाँ भी चलेगा, सबके रूम में चल रहा है। लेकिन जब सीरीज करिएगा तो ऐसा नहीं होगा, आप वाला में यदि चल रहा है तो हो सकता है कि वहाँ वाला में ऐसे ऐसे हो रहा है, स्टेबलाइजर लगाओ, ये लगाओ, नहीं हो रहा। पहले तो बहुत समस्या था, अब तो जाकर समस्या थोड़ा कम है। याद क्या करना है कि पैरेलल सर्किट है तो सभी रूम में सेम वोल्टेज आएगा, और करंट सभी में अलग अलग होगा। आया समझ में? और सीरीज में ऐसा नहीं होता था। ये 2 पॉइंट ही आपको याद रखना। पहला पॉइंट, करंट का डिवीजन होता है और वोल्टेज सेम होता है, कहाँ, पैरेलल सर्किट में। लेकिन सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन होता है, जस्ट इसका उल्टा, दोनों में से कोई एक याद रखो, एक आपका याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट करिए इसको। अब हम आएंगे पैरेलल सर्किट सोल्व करने का तरीका, ठीक है। ये तो हम बेसिक बात सिखा दी आपको कि सीरीज किसको बोलते हैं, पैरेलल किसको बोलते हैं, और किसमें क्या कॉन्सेप्ट रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ सोल्विंग एसी, सॉरी पैरेलल सर्किट, है ना, कौन कौन सा मेथड है। तो हेडिंग लगाएंगे
method of solving parallel AC सर्किट। कौन कौन सा मेथड है ना? तो इसका तीन मेथड है, तीन मेथड है। फर्स्ट, बाय यूजिंग फेजर, बाय यूजिंग फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फेजर डायग्राम, फेजर अलजेब्रा। अब ये सब नाम नहीं सुने होंगे आप लोग, है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन आपको हम थोड़ा सा बताएंगे। बाय यूजिंग एडमिटेंस मेथड, एडमिटेंस, MITTANCE मेथड। देखो, पैरेलल सर्किट को सोल्व करना आसान नहीं है एसी में। डीसी में है आसान, क्योंकि उसमें ओनली फॉर रेसिस्टेंस है, जो कि 10th क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से सोल्व करके आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैरेलल सर्किट को आप सोच लीजिएगा एसी में कि हम सोल्व कर लें आसान तरीका से, वो नहीं है ना, उसको आसान करना पड़ता है। क्यों नहीं है? तो आपको मालूम है कि एसी जो करंट हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो पढ़ रहे हैं, ये टाइम के साथ वेरिंग करने वाला है, टाइम के साथ इसका वेरिंग नेचर है, जो आप लोग देख चुके हैं ना, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम है। तो इसी को सोल्व करने का तीन तरीका बताया गया है, जिसमें से आपके लिए जो आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको वहां से क्वेश्चन आता है, वो है ओनली फॉर थर्ड, तीसरा, ठीक है। और हम सिर्फ इसी को बताएंगे। ये फेजर डायग्राम मेथड भी, अलजेब्रिकल मेथड भी बता सकते हैं, लेकिन आपका कोई यूजफुल है नहीं। तो मैं सोचता हूँ कि जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही काम किया जाए, है ना। बताने का बताया जा सकता है, लेकिन ये यूजफुल नहीं है, तो मैं उन दोनों को स्किप करूंगा, ओनली फॉर एडमिटेंस मेथड को बताऊंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आता है, भर भर के आएगा, ठीक है। तो इस तरीका को हम पहले देखें कि एडमिटेंस है क्या, और इस मेथड से हम एसी को कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेलल में यदि रहेगा हमारा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आप हेडिंग लगाइए या पॉइंट लिखिए, उसके बाद हम आगे देखेंगे, नोट करिए। चलिए आगे चले हम लोग। तो आ जाइए एडमिटेंस मेथड पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एडमिटेंस है क्या। एडमिटेंस है क्या, तो लिखिए एडमिटेंस। क्या लिख दिए? एडमिटेंस। इसको दिखाते हैं हम लोग, यानी कि कैपिटल लेटर 22 है, कैपिटल लेटर 22 है। ये है क्या? ये कुछ नहीं है, ए रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कहने का मतलब जेड। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम, उल्टा या व्युत्क्रम किसका? तो ध्यान से देखना, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारा एडमिटेंस है, पाई से डिनोट करते हैं, यह रेसिप्रोकल होता है किसका? इम्पिडेंस का। जेड के बारे में तो आप लोग परिचित हैं, जेड से तो परिचित हैं। यदि परिचित नहीं है तो यहाँ पर आ जाइए। जेड जो है हम बताए थे वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस और प्लस, आपको बताया गया था एक्सएल या एक्सी और एक्सी, बताया गया था। अब थोड़ा सा यहाँ पर सहूलियत के हिसाब से किसको और बेहतरीन ढंग से बताएं, तो हम यहाँ पर एक चीज लगाना चाह रहे हैं, जो अभी जस्ट हम बताए थे कि तीन मेथड है, एक एल्जेब्रिकल मेथड,
एक फेजर सम, फेजर डायग्राम, अलजेब्रिकल वाला दिखाएं। देखिए यहाँ पे ये फेजर अलजेब्रा, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम तो आप लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन बनाने की हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और अच्छा से यदि एक्सप्रेशन दें तो हम यहाँ पर एक जे टर्म लगाएंगे, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर स्पष्ट लिख ही देता हूँ, है ना, प्लस जे एक्सएल। और एक हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्स सी। ऐसा जबकि हम जब पीछे वाला क्लास पढ़ाएं वहां पर हम ये चीज़ नहीं लिखे, ये चीज़ नहीं लिखे, हम सिंपली वे में पढ़ाने का प्रयास किए ताकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके क्लास के अकॉर्डिंग चीज़ों को आसान किया जाए। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को बढ़ाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते चले। तब यहाँ पर आपको नजर आए कि सर ये जे क्या लगा दिए, उसमें तो जे वो बताए नहीं। उसमें वोल्टेज का ट्रायंगल बता दिए, इम्पिडेंस का ट्रायंगल बता दिए, पावर ट्रायंगल बता दिए, और बोल रहे थे कि आधार वाला जो रहता है वो रेसिस्टेंस कहलाता है, और जो लंब होता है वो एक्सी होता है या एक्सेल होता है। एक्सेल का मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो कर्ण होता है सर उसको आप लोग जेड बोल रहे थे, उसको इम्पिडेंस बता रहे थे। ऐसा तो बताए थे नहीं। बिल्कुल सही बोले होंगे आप, है ना, कि हम ऐसा नहीं बताए थे। यहाँ पर जो जे लाए हैं तो जे है क्या? तो जे एक ऑपरेटर है, एक टूल्स है। आप जैसे कि टेक्नीशियन है तो आपके पास टूल्स होना चाहिए, हैमर होना चाहिए, प्लायर होना चाहिए, टेस्टर होना चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए, है ना। तब वर्क करते हैं, आसान हो जाता है। उसी प्रकार से यह जो हमारा सिलेबस है, यह जो हमारा टॉपिक है, यह जो हमारा पैरेलल एसी सर्किट है, तो इसको हम कैसे आसान बनाएं। आसान बनाने के लिए एक ऑपरेटर है ना, जे एक ऑपरेटर है, एक टूल्स है, ऐसा समझना कि इस चीज़ों को, इस समस्याओं को आसान करता है। साइंटिस्ट लोग ऐसा आसान किया और बनाया चैप्टर को। क्लियर? तो थोड़ा सा हम जे पे चर्चा कर लें, तब फिर यहाँ पर भी हम आएंगे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, यहीं पे प्रयास करिए, यहीं पे थोड़ा सा प्रयास करिए, हम पॉइंट लिखा देते हैं। जे क्या है, ध्यान से देखो, जे क्या है, तो एक ऑपरेटर है। लिख लो, ऑपरेटर है, क्या है? ऑपरेटर टूल्स है ना, ये टूल्स है। यहाँ पर अब ये देख रहे होंगे कि प्लस जे, और एक जगह देख रहे होंगे माइनस जे। तो प्लस जे क्या करता है, तो प्लस जे जो है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ध्यान रखना, जे का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री से शिफ्ट होना, 90 डिग्री से शिफ्ट होना, 90 डिग्री शिफ्ट, है ना। लेकिन किस डायरेक्शन में? तो बस आपके लिए इतना याद रखना है, घड़ी के विपरीत दिशा, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और इसका मतलब हो जाएगा कि 90 डिग्री, आपके लिए मैं बता रहा हूं, ये शिफ्ट करेगा, लेकिन ये किधर करेगा? घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज। ना समझ में आया होगा तो थोड़ा सा देखेंगे हम लोग अभी, बस इतना समझ लीजिए। आप देखे होंगे कि एल लगा हुआ है, तो एल वाला में यदि इम्पिडेंस का ट्रायंगल बनाते होंगे आप लोग, तो ध्यान देखिए कि ऐसे बनाते थे आप लोग। ये था आर, और ये था एक्सएल, और ये हो जाता था जेड। बताइए, याद आ रहा है ना? लेकिन लेकिन इसमें आप आते थे, देखते थे कि ये था आपका रेसिस्टेंस वाला पार्ट, ये नीचे हो जाता था आपका एक्ससी वाला पार्ट, और यहाँ पर से ये हो जाता था आपका जेड। ये था आर एल सर्किट में, और ये वाला होता है आर सी सर्किट में। बात आ रहा है समझ में? देखिए, यदि इसको हम और आगे बढ़ा दें, देखिए कि यहाँ से यदि रेफरेंस ले हम, तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर है, और यहाँ से देख रहे हैं ये नीचे है, नहीं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। 90 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। देखो ये नीचे वाला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया ऊपर में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो
ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना। जे कहाँ लगाए हैं हम लोग? एक्सेल में लगाए हैं जे, पॉजिटिव में लिखा हुआ है। जे कहाँ लगाए हैं? एक्सी में लगाए हैं। तो जिस चीज में लगाएंगे ना उसको 90 डिग्री से वो शिफ्ट करा देता है। तो देखो इसको शिफ्ट करा दिया, कितना डिग्री से? 90 डिग्री से। किस डायरेक्शन में? तो घड़ी के विपरीत दिशा में। इतना याद रखना। माइनस वाला लगा देंगे तो घड़ी के दिशा में 90 डिग्री से शिफ्ट कर देगा। एक रेफरेंस लाइन लेना है आपको, एक रेफरेंस लाइन लेना है आपको, उसी लाइन से ये ऐसा करता है। मान लीजिए कि आपका रेफरेंस लाइन यही है, इसी लाइन से देखिए एक ऊपर चला गया है और ये रेफरेंस लाइन से एक नीचे आ गया। आ रहा समझ में? ये चला गया इस डायरेक्शन में और ये चला गया इस डायरेक्शन में। तो जे का काम ये है, आसान हो जाता है। ठीक है। अब आइए, आपको ये भी मालूम है कि जेड जो है ये क्या है? इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस है। यूनिट क्या होता है? ओम होता है। आर क्या है? रेसिस्टेंस है। आर क्या है आपका? रेसिस्टेंस है। और ये क्या है? तो इंडक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका भी यूनिट ओम होता है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सी को तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, इसका भी यूनिट ओम होगा। तीन सारे चीजों से आप परिचित हैं। दो चीज से नहीं थे परिचित, एक जे प्लस में एक जे माइनस में, तो वो भी हम अभी समझा दिए। जे कुछ है नहीं, ये एक ऑपरेटर है। ये जिस क्वांटिटी में लग जाएगा उस क्वांटिटी को 90 डिग्री से शिफ्ट करा देगा। अब यह देखना है कि प्लस में जे लगा हुआ है कि माइनस में जे लगा हुआ है। प्लस में लगा हुआ है जे, है ना, आपके लिए इतना ही काफी है ना। ऐसे इसकी कहानी और लंबी चौड़ी है, उतना पे हमें नहीं जाना है। थोड़ा सा बस परिचय कराना है, थोड़ा सा से ही काम चल जाने वाला है ना। आप अभी टेक्नीशियन का हम तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लेवल की सिर्फ बात करेंगे। यही लेवल का जब बात आता है तो थोड़ा सा डिप पढ़ना पड़ता है, और फिर जब असिस्टेंट इंजीनियर की बात आती है तो और उस पर और कहानियाँ अलग होती है। तो प्लस जे सीधा याद रखना है कि रेफरेंस लाइनिंग से वो 90 डिग्री शिफ्ट करा देगा घड़ी के विपरीत दिशा में, और रेफरेंस लाइनिंग से 90 डिग्री क्या कर देगा? घड़ी की दिशा में पहुंचा देगा वो माइनस वाला जे। यही दो याद रखना है, प्लस जे का मतलब, माइनस जे का मतलब। लगाए हैं किसमें? एक्सेल में, एक्सी में, यानी एक्सेल एक्सी वो 90 डिग्री से इधर उधर होने वाला है। इतना याद रखना हो, तो कुछ याद करने की आपकी आवश्यकता नहीं है नया चीज में, बाकी सब पुराना है आपके लिए। अब आइए यहाँ पे, तो ये जो है क्या है? एडमिटांस है। ये जो क्या है? इम्पिडेंस है। तो इम्पिडेंस के व्युत्क्रम को हम एडमिटांस कहते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ एडमिटांस। यूनिट ऑफ एडमिटांस क्या हो जाएगा? 1/ओम, या फिर इसको क्या बोलते हैं? महो, या फिर साइमन, साइमंस। ये इसका क्या हो गया? यूनिट हो गया। ऐसे लिखा मिल जाए, ऐसे लिखा मिल जाए, या फिर ए मिल जाए। इसके जगह पे पूरा ना मिलता है तो सिर्फ एस लिखा हुआ मिलता है, तो याद रखना ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एडमिटांस का यूनिट क्या होगा। बात समझ में आई? आगे चले हम लोग। पहले एडमिटांस समझ जाना है, और तब इससे हम थोड़ा सा सर्किट को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। और आपका जो क्वेश्चन आता है इसी सब से आता है, एडमिटांस का यूनिट क्या होता है ना। एल्जेब्रिकल जो हम लोग मेथड देख रहे थे, या फिर फेजर का मेथड, उससे हमको क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, आगे चले हम लोग। चलिए, तो अभी हम लोग देख रहे थे एडमिटांस जो है रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा है, व्युत्क्रम है इम्पिडेंस का। किसका? इम्पिडेंस का। क्लियर? आपको ये मालूम है कि जेड जो है ये कॉम्बिनेशन है रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। एक्सेल हो सकता है वो, या फिर एक्सी हो सकता है। उसी प्रकार से ये जो बाई है, वाई का भी ये वैल्यू होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं एक चीज लिख देने जा रहा हूं, ठीक है।
आर प्लस जे एक्सएल। मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, तो उतना थ्योरी को मैं डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, आपके काम भर का मैं काम वाली बात करूँगा बस। कितना हो गया? एक फार्मूला ये हो गया, यूनिट हो जाएगा महो, याद रखना है। दूसरी बात, ये भी जो होगा इसका जो कॉम्बिनेशन होगा ध्यान से रखना, जी माइनस जे बी एल। अब ये कहिएगा कि ये क्या है सर, तुरंत बता देते हैं। जे इज इक्वल टू जी प्लस जे बी सी। बस यही इतना फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए आप देखिएगा, आप देखिएगा एडमिटांस ट्रायंगल, यानी पहले इम्पीडेंस ट्रायंगल की बात करें। इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो दो गो नजर आएगा आपको, एक आरएल सर्किट के लिए, एक पहला आरएल सर्किट के लिए। आरएल सर्किट के लिए आपको तो यही नजर आएगा, आरएल सर्किट के लिए रेसिस्टेंस यानी आर वाला टर्म, एक्सएल वाला टर्म, और ये जेड वाला टर्म। क्लियर? ये पॉजिटिव में लगा हुआ रहता है। इसके पहले वाला स्लाइड में देखिए, हम जो अभी फार्मूला लिखे, क्या लिखे थे? Z इज इक्वल टू, चलिए थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं। Z इज इक्वल टू हम क्या लिखे थे? R प्लस जे एक्सएल, है ना, ये प्लस जे एक्सएल है, जबकि हम जे नहीं लगाए थे। ये हमारा रेफरेंस होता है, रेफरेंस एक्सिस होता है। इसी से आप उठ करके 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज चले गए। यहाँ पर आप लोग जे भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, तो हम नहीं लगा के बताए थे ताकि आपको समझाना था कैसे इजी वे में आपको हम समझा दें, जितना से काम चल जाए। ठीक है, अब आइए आरसी सर्किट। सिर्फ चीजों को समझना है, विशेष कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, आरसी सर्किट में, तो आरसी सर्किट में आप जब देखिएगा, आरसी सर्किट में देखिएगा, ये है रेसिस्टेंस वाला पार्ट, और यहां से आप देखिएगा कि नीचे आ जाता है एक्सी, और ये आपका हो जाता है जेड। इसका जो इक्वेशन आपको लिखे थे अभी, आर इज इक्वल टू आर माइनस जेड इज इक्वल टू आर माइनस जे एक्सी। तो ये है क्या? दोनों को पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमारा रिफरेंस होता है, हर हमेशा याद रखना है, एक्स एक्सिस। तो देखिए यहाँ से आपका 90 डिग्री से घड़ी के दिशा में चल गया है कि नहीं एक्सी। अब यदि ये दोनों ट्रायंगल सीख गए, समझ गए, हम तो ये वाला डाटा न लिख करके आपको ये दोनों ट्रायंगल को समझाए हैं, है ना, लेकिन अभी दोनों लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमको यहाँ पर ये समझ में आ जाए एडमिटांस। तो जब इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको समझ में आ गया है, तो हमको एडमिटांस ट्रायंगल भी समझ में आना चाहिए, बहुत आसान तरीका से। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए इतना, तो हम एडमिटांस ट्रायंगल पर आएंगे। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल बना, इम्पीडेंस वाला जो हम लोग पहले सीख चुके हैं, इसका यूज करेंगे और तब जाके एडमिटांस आसान होगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल इसको क्या बोलते हैं? जेड वाला है जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है, इम्पीडेंस ट्रायंगल है ना, जेड। लेकिन अभी हम लोग जो ट्रायंगल देखेंगे वो क्या देखेंगे? एडमिटांस ट्रायंगल देखेंगे, दैट मीन्स बाई, बाई। ठीक है, नोट करिए इसको।
चलिए आगे चले हम लोग। लिखेंगे हम लोग एडमिटांस ट्रायंगल। एडमिटांस ट्रायंगल। तो इम्पिडेंस ट्रायंगल के सहायता से ही हम लोग एडमिटांस ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे इम्पिडेंस ट्रायंगल में आर एक्सएल आर, ये हो जाएगा आपका जेड। तो हम आएंगे इसी का ट्रायंगल बनाने का प्रयास करेंगे। इम्पिडेंस ट्रायंगल है, एडमिटांस ट्रायंगल आएंगे तो ये हो जाएगा जी। अच्छा जी होता क्या है, और ये नीचे हो जाएगा पी एल, और ये हो जाएगा आपका पाई। अब समझिएगा सब, यहीं पर से सब समझा देंगे, ठीक है। ये आर जो हो गया क्या है, रेसिस्टेंस है। क्या है, रेसिस्टेंस। ये क्या है, इम्पिडेंस। ये क्या है, रिएक्टेंस। क्या है, रिएक्टेंस। कौन सा, इंडक्टिव। इंडक्टिव रिएक्टेंस। इतना तो बात समझ में आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, आर है रेसिस्टेंस इस एक्सिस पे, और इसी एक्सिस पर है जी। तो जी को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। इसका यूनिट क्या होता है, तो महो। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। सीधा उल्टा चलना है, एकदम उल्टा। यहाँ रेसिस्टेंस है, ये है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, कंडक्टेंस का काम है करंट को जाने दो, है ना। सर्किट का कंडक्टेंस ज्यादा है तो सर्किट में ज्यादा करंट जाएगा, सर्किट में रेसिस्टेंस ज्यादा है तो सर्किट में करंट जाने नहीं देगा। पी एल, इसको क्या बोलेंगे, इंडक्टिव ससेप्टेंस। इसका भी यूनिट क्या होगा, महो। याद रखना है, इंडक्टिव सभी में आ रहा है, एल जैसा ही आएगा तो इंडक्टिव होगा। एक्स है, यहाँ पर बी है, तो बी को बोला जाता है ससेप्टेंस। क्या बोला जाता है, ससेप्टेंस। दो बार तीन बार मीनिंग लिखना, ये बार बार यूज होगा, है ना। अभी मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। उधर तो आप लोग रेसिस्टेंस इंडक्टेंस इम्पिडेंस सीख चुके हैं ना। यहाँ पर तीन चीज और नया आ गया, और ये जो बाई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिटांस। इसका भी यूनिट क्या होता है, महो। महो, क्लियर हुआ। तो ये आपका एडमिटांस ट्रायंगल है, एल लगा हुआ है, यानी कि इंडक्टिव सर्किट का। आ रहा समझ में। और यहां से ये एंगल बन जा रहा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे आई, जिसको फेज एंगल। यहाँ भी तो एंगल बनता था ना, इसको बोलते थे फेज एंगल। बताइए कोई दिक्कत। तो इसमें हमको ये देखना है तीन चीज, अभी तुरंत सीख जाइएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर यदि लिख दें कि आर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है जी का, एक्स जो होता है रेसिप्रोकल होता है बी का। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एल भी लगा सकते हैं, तो यहाँ भी एल लगाना होगा। यहाँ सी लगाएंगे तो यहाँ भी सी लगाएंगे। तो नामाकरण स्पष्ट बोलेंगे कि इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर हम सीधा यह बोलना चाहेंगे कि रिएक्टेंस जो है उल्टा है ससेप्टेंस का। तीसरा कि बाई यानी एडमिटांस ये रेसिप्रोकल है इम्पिडेंस का। ये तीन चार को फॉर्मूला है, क्या नहीं याद होगा आपसे, बताइए तो। और सभी का यूनिट क्या होगा आपको मालूम है। ये तीन चीज याद रखना है आपको, और विशेष कुछ याद ही नहीं रखना है। तो आपके लेवल के अकॉर्डिंग ये आता है। क्लियर, आगे चले हम लोग। नोट करिए जल्दी से इसको।
अब देखिए जस्ट इसके आगे, देखिए अब हम लोग देखेंगे कौन सा ट्रायंगल, आरसी वाला, ठीक है। रेसिस्टेंस और नीचे आ जाता है एक्स सी, ये आर, यहां से ये बन जाएगा जेड। क्लियर। लेकिन यही हम लोग बना दें एडमिटेंस ट्रायंगल, तो एडमिटेंस ट्रायंगल में ये हो जाएगा जी, ऊपर जाएगा बी सी, और ये हो जाएगा, ये आगे ऊपर जा रहा है बाई। आया समझ में। ये देखिए ऊपर डायरेक्शन में चला गया, यानी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव जे लिखते हैं। यही ध्यान से रखना है। इसमें इसमें जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें सी वाला टर्म में नीचे आता है, तो नीचे आता है तो यहाँ पर हम लोग माइनस जे लगा सकते हैं, लेकिन इसी में ये ऊपर चला जाता है, जस्ट इसका उल्टा होता है तो प्लस जे लगाना पड़ता है ना। दोनों में यही फर्क है, इसीलिए हम जे का थोड़ा सा चर्चा कर दिए, है ना। नहीं तो लड़का लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पे कि सर एल वाला था तो पॉजिटिव ऊपर लिखते थे, लेकिन इसमें एल वाला को नीचे कर देते हैं। देख लीजिए, एल वाला को नीचे कर दिए ना, तो नीचे जैसे आता है निगेटिव वाला में आ गया, इसलिए इसको हम लोग माइनस जे भी लगा सकते हैं। नीचे का मतलब निगेटिव, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, तो जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। देख लीजिए ये नीचे है, तो इस ट्रायंगल को बनाएंगे, एडमिटेंस ट्रायंगल को बनाएंगे तो इसको ऊपर रखना पड़ेगा। आया समझ में? यही ध्यान रखना है। तो इसमें भी क्या है आपको मालूम हो ही गया है कि जी को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, जी इज इक्वल टू 1/r। जी क्या है? कंडक्टेंस है। जी क्या है? कंडक्टेंस। आर क्या है? रेसिस्टेंस। उसी प्रकार से आप लिख लीजिएगा, बी सी इज इक्वल टू 1/x। ऐसे बना बना के लिखते चलिए आप लोग। ये क्या है? कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ससेप्टेंस, दो बार चार बार मीनिंग लिखिएगा, याद हो जाएगा। ये क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आ रहा है समझ में? तीसरा क्या नजर आएगा? y इज इक्वल टू 1/z। तो अब हम डायरेक्ट आपको एडमिटेंस ट्रायंगल पर लाएंगे, एडमिटेंस ट्रायंगल में कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे। क्लियर? समझ में आ गया आपको? आइए अब विशेष देर ना करते हुए हम लोग एडमिटेंस ट्रायंगल में आए और इसका चर्चा करें। ये और ये और ये, इसको हम लोग जी बोलेंगे, इसको हम लोग बी एल बोलेंगे। नीचे आता है तो बी एल होता है, और ये हो गया आपका पाई। ठीक है, और यहाँ पर एंगल बना है फाई। ये आर एल सर्किट का ये बना है। आरसी में यदि हम लोग आते हैं तब क्या बनाएंगे? ये हो गया जी, ये हो जाएगा बी सी, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ से एंगल बनेगा ये पाई। आ रहा है समझ में? तो देखिए इसमें कुछ फार्मूला लिखने का हम प्रयास करेंगे। इसमें साइन कॉस लगाइए और कुछ नहीं करना।
इसमें आप एक बार लगा दीजिए साइन फाई, क्या डाटा आता है, एक बार लगा दीजिए कॉस फाई, क्या डाटा आता है, बस। तो देखिए साइन लगाइएगा तो साइन थीटा और आपको मालूम है कि लंब बटा कर्ण होता है, तो इसका लंब क्या है, एंगल के सामने का भुजा लंब होता है, तो बी एल और डिवाइड बाई पाई। अब हम इसमें पूछना चाहेंगे आपको कि बी एल इज इक्वल टू क्या हो गया, तो लिखिएगा आप लोग बी एल इज इक्वल टू वाई इंटू साइन फाई। बताइए होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से हम कॉस लिखने का प्रयास करेंगे, कॉस लिखने का प्रयास करेंगे तो कॉस थीटा इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, तो जी, और कर्ण क्या है भाई, तो बाई। इसका मतलब है कि यदि हम जी लिखने का प्रयास करेंगे, जी लिखने का प्रयास करेंगे तो वाई इंटू कॉस फाई लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हम ये लगा के बता दीजिए, यहीं से कंपोनेंट की कहानी होती है, जो हम बोलते हैं कि कंपोनेंट तोड़ रहे हैं जी, तो एक में कॉस लगा देते हैं, एक में साइन लगा देते हैं, जिसमें आप लोगों का कंफ्यूजन कर देता है। आप खुद देख लीजिए, है ना, आप खुद देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका कंपोनेंट की कहानी जब भी हम कहेंगे तो आपको माइंड में ये रहना चाहिए, ठीक है, जो हम अभी समझाने जा रहे हैं। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो बोलेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, है ना। तो आप देख लीजिए ये जो होता है एक्स कंपोनेंट है, एक्स, और ऊपर नीचे ऐसे हो गया वो वाई हो गया। तो जब भी आप देखिएगा हम बोलेंगे कि एक्स कंपोनेंट, यानी कि देखिए एंगल लगा हुआ है एक्स में, एक्स एक्सिस की ओर है ना एंगल, वाई एक्सिस की ओर एंगल ना है। तो बार बार हम लोग को ट्रिक के रूप में आप लोग को यही सिखाते हैं कि जब भी एंगल जहां पर लगा हुआ वो कंपोनेंट निकालना होता है तो उसमें कॉस लगाते हैं। देख लीजिए जी जो क्या है, एक्स कंपोनेंट है, देख लीजिए एक्स एक्सिस है ना ये, और वहीं पर क्या लगा हुआ, एंगल लगा हुआ। तब हम बोलते हैं जी निकालने के लिए बारी आएगा ना, तो बाई में आप लोग कॉस लगा दीजिएगा, बाई में कॉस लगा दीजिएगा। और जब आपको ये निकालना रहेगा, इसको बोलते हैं वर्टिकल, या इसको बोलते हैं बाई कंपोनेंट, है ना, जो कि एंगल से दूर हो गया है, तो इसमें आप लोग साइन का इस्तेमाल करिएगा। तो बी एल इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वाई इंटू साइन फाइव। तो ऐसा नहीं है कि ये रटना पड़ता है, इसको समझने के लिए आप लोग देख लीजिए कि एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसमें साइन कॉस लगा लीजिए, आसानी तरीका से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे बनाते हैं। वही प्रक्रिया हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं, वही प्रक्रिया हम लोग इसमें भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई आपको। तो एक्स कंपोनेंट क्या होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, हम जब भी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा। आगे चलें। इसमें भी यदि हम लोग साइन कॉस लगा ले, इसमें भी लगा के देख लीजिए, साइन फाई, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और डिवाइड बाई पाई। तो इसी तर्ज पे यदि हम सिर्फ बी सी की बात करें तो वाई इंटू साइन फाई। और यदि कॉस की हम लोग बात कर दें कि कॉस फाई क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा लगा दीजिए इस ट्रायंगल में, तो आधार बटे कर्ण, कुछ यही होता है। तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई इंटू कॉस फाई। तो देखिए दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, है ना। जी जब भी निकालना है इस सर्किट में निकालिए, चाहे आप इस सर्किट में निकालिए, है ना। वाई कॉस फाई आया, बाई कॉस फाई आया। यदि इसमें बी एल निकालिएगा तो बाई साइन फाई आएगा, और बी सी भी निकालिएगा तो बाई साइन फाई आएगा। फर्क क्या है, तो एक में प्लस में रहेगा, है ना, एक में माइनस में रहेगा। प्लस में है तो घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री से शिफ्ट किया हुआ है, और यदि माइनस है तो घड़ी के दिशा में 90 डिग्री से शिफ्ट किया हुआ, बस इतना याद रखना। और जिसमें लगा वो उसको 90 डिग्री से शिफ्ट कराता है। तो ये रहा आपका कहानी, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे चले हम लोग, तो देखिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अभी आप देखें, अब एक 1 बाई 1 ट्रायंगल पे हम लोग आएंगे। अभी आप लोग देखें
ट्रायंगल को, ये जी हो गया था, ये जो था बी एल था, और ये जो था जे, सॉरी जेड नहीं, बाई, क्या था, बाई। कितना था, तो इसमें आप लोग लिखे क्या, अब हम फटाफट लिखेंगे, आपको आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा कैसे लिख दिए। तो अब हम इसमें यदि हम लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे कि g इज इक्वल टू जी निकालना होगा, तो बाई इंटू कॉस फाई करेंगे। अब तो दिखा दिया आपको, एडमिटांस में कॉस लगाएंगे, कंडक्टेंस निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, वाई बोलते हैं किसको, 1/z को बोलते हैं। कॉस, ध्यान से देखिएगा, कॉस क्या पावर फैक्टर है, तो आपको थोड़ा सा हम ले जाते हैं पीछे वाला ट्रायंगल, इम्पिडेंस वाला ट्रायंगल में, है ना। इम्पिडेंस एडमिटेंस का रूप के साथ लिखना चाहते हैं, तो बताइए कि इम्पिडेंस वाला ट्रायंगल में ये लिखते हैं हम लोग, क्या लिख लेते हैं, आर डिवाइड बाई जेड लिखते हैं। याद कुछ आ रहा है या नहीं, तो आर डिवाइड बाई क्या हो गया आपका, जेड स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आर, और जेड किसको बोलते हैं, जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है, मतलब हम जो कॉस लिखे हैं, कौन सा ट्रायंगल में लेके चले गए आपको, इम्पिडेंस ट्रायंगल में लेके चले गए आपको। इम्पिडेंस ट्रायंगल किसका, आर एल का, अभी आर एल का ही चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं एल लगा हुआ। तो ये एडमिटेंस था, उसको इम्पिडेंस में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी हम लोग इम्पिडेंस वाला में तोड़ दिए, आर जेड गुना जेड करेंगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आर को आर रख दिए, और जेड स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हम किस लिए ऐसे लिख दिए, आपको लग रहा हो कि सर ये क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, आपके लिए हम काम कर रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाता है फार्मूला, कंडक्टेंस इज द यूनिट ऑफ, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, तो कंडक्टेंस का यूनिट सब जानता है कि महो होता है, लेकिन कभी कभी क्या दे देगा कि कौन सा सही है, कंडक्टेंस लिख देगा कि कंडक्टेंस का ऑप्शन बताइए, नंबर 1 आर बटा जेड स्क्वायर, बी जेड स्क्वायर बाई आर, सी, कंडक्टेंस में बोलेगा कौन सा सही है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला कौन सा सही है, इसमें लिख देगा आपको, है ना, बी बटा जेड, और कुछ कुछ डाल देगा। तो आप देख लीजिए कि कंडक्टेंस का फॉर्मूला आर बटा जेड स्क्वायर भी कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो रहा है। आ रहा है समझ में, तो मेन हमको ये फार्मूला सिखाना है आपको कि रेसिस्टेंस रखेगा जेड स्क्वायर बराबर ये भी होता है, तो ये फार्मूला आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, बना दीजिए। आया समझ में, ये सब चीज़ होता है एग्जाम में, मेरे बताने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन रहेगा, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ चीज़ है, इसलिए हम यहाँ तक मेहनत कर दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे बी, तो बी एल बराबर क्या देखेंगे हम लोग, वाई इंटू साइन फाइव, पाई को ब्रेक करो 1/z, और इसको ब्रेक करो उस ट्रायंगल में जाके, इस ट्रायंगल में नहीं, ना तो इसमें बी वगैरह तुम लोग लगा देगा, तो फिर कैलकुलेशन नहीं होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी एक्स एल, साइन थीटा लगाओ, एक्सएल डिवाइड बाई जेड, एक्सएल डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, एक्सएल डिवाइड बाई जेड का मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला बी एल बराबर, ये भी बात लिख लो या फिर ये भी बात लिख लो, समझ में आया। ये दोनों फार्मूला आप लोग कहाँ पर लिखे हैं, तो आरएल सर्किट के लिए लिखे हैं। ये जो ट्रायंगल बनाए किसके लिए बनाए हैं, आर एल, है ना, आरएल का बनाए हैं, पैरेलल में, आरएल पैरेलल का एडमिटेंस ट्रायंगल है, आरएल पैरेलल का एडमिटेंस है। तो पैरेलल जरूरी बोलना नहीं, आरएल हम लोग जैसे बोले हैं एडमिटेंस, तो एडमिटेंस पैरेलल में ही काउंट होता है, सीरीज में काउंट
नहीं होता, ऐसा चलना है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट करिए। अब इसी प्रकार से यदि आपको ये आर एल था, इसी प्रकार से यदि आपको आर सी की बात किया जाए तो कहाँ कहाँ चेंजिंग होगा? तो सिर्फ एक्सेल जहां पर लिखे हैं यहाँ पर एक्स ही हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आर एल जहां पर लिखे वहां पर एक्स ही लगा देंगे तो आरसी सर्किट का बन जाएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि आरसी सर्किट का आप लोग खुद बना लीजिएगा, कोई दिक्कत दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम पैरेलल सर्किट लेंगे और उसको कैसे सोल्व किया जाए तो उसको हम थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे। नोट करिए इसको जल्दी से। अब आइए कि पैरेलल सर्किट होगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो हम बताएं कि एडमिटेंस मेथड से सोल्व करना चाहिए, लेकिन आपको ना कभी पैरेलल सर्किट देगा और ना कभी आपको सोल्व करने का वैसा मौका मिलेगा। जितना भी बताए हैं पैरेलल में इतना ही पूछेगा। तो पैरेलल सर्किट को थोड़ा सा लेकिन दिखा देते हैं आपको कि होता कैसे है और कैसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, है ना। लिख लीजिए यहाँ पैरेलल एसी सर्किट। पैरेलल एसी सर्किट रेसिस्टेंस के साथ ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ से सप्लाई दिया जाएगा, ऐसे सप्लाई दिया जाएगा R1 C1 R2 L2। इसमें जो करंट जाएगा वो I1 माना जाए, इसमें जो करंट जाएगा उसको I2 माना जाए, और पूरा यहाँ से करंट जा रहा है उसको हम लोग सिर्फ I मानेंगे। ये करंट यहाँ पे आके मिल जाएगा और फिर बाहर सेम निकल जाएगा I। आया समझ में? यही सर्किट है पैरेलल का। इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे? तो सोल्व करने के लिए इसको बोलते हैं एक ब्रांच। ये हो गया ब्रांच वन, ये हो गया ब्रांच टू। तो आइए ब्रांच वन में क्या देख रहे हैं आप लोग कि आरसी सर्किट लगा हुआ। तो वहां पे आप लोग जेड यदि निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर आ जाओ, आप लोग देखो करंट कैसे निकालते हो। करंट इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई जेड, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि V इंटू पाई। ये हो गया सीरीज सर्किट के लिए, लेकिन पैरेलल सर्किट सोल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इंटू बाई। बोलो, 1/z को हम लोग बाई लिख सकते हैं ना जी, लिख दिए। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि करंट क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। ये तो पूरा सर्किट का हम बता दिए, पूरे सर्किट का जेड निकाल लेना है ना, या फिर पूरे सर्किट का एडमिटेंस निकाल लेना है। अब हम बात करें कि यहाँ पर कितना करंट आ रहा है, I1 ब्रांच वन में कितना करंट आ रहा है, I1। तो हमको निकालने के लिए क्या करना है, ब्रांच वन का वोल्टेज डिवाइड बाय ब्रांच वन का इम्पिडेंस, जिसको हम लोग Z1 कह सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं V इंटू Y1। बोलो, अब बोले कि I2 निकालो। तो सेकंड ब्रांच का वोल्टेज, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज भी, और सेकंड ब्रांच का यानी दूसरे ब्रांच का, है ना, ब्रांच टू जिसको बोल रहे हैं उसका Z2। क्या हो जाएगा, V इंटू Y2। बोलिए समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? 1/1 ब्रांच करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। जल्दी से इतना पहले नोट करिए। क्लियर हो गया? अब आपको पूछा जाएगा कि ब्रांच वन में Y1 कैसे निकालिएगा।
ब्रांच 2 में y2 कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। y1 कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना। तो y1 लिखने के लिए हमको सबसे पहले ब्रांच 1 में, यानी Z1 जिसको बोलेंगे, ब्रांच 1 का इम्पिडेंस को Z1 बोलेंगे, क्या लिखेंगे, रूट अंडर R1 का होल स्क्वायर जोड़ XC1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सारा ब्रांच 1 का खेला हो रहा है, ठीक है। अब यदि आप लोग ये लिख लीजिएगा तो आप y1 भी लिख लीजिएगा 1/Z1 करके, इसका जो वैल्यू निकालिएगा यहाँ रखिएगा, y1 निकल जाएगा। ये y1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, वोल्टेज पुट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। नहीं, ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। यदि यही y2 निकालना होगा आपको यहाँ पे, तो कैसे निकालिएगा, 1/Z2। और Z2 कैसे निकालिएगा आप लोग, तो 1/√अंडर R2 का होल स्क्वायर जोड़ XL2 का होल स्क्वायर। ऐसे निकालिएगा तो यहाँ से y2 निकल जाएगा, वो y2 यहाँ पुट करिएगा, वोल्टेज पुट करिएगा, करंट निकल जाएगा। और दोनों करंट आ जाएगा, और दोनों करंट का यहाँ पर फेजर सम कर देना होगा, करंट ट्रायंगल यहाँ बनेगा। तो देखिए इतना हमको ये कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ये सर्किट आपको आएगा ही नहीं, सोल्व ऐसे भी नहीं करना हमको। सिर्फ हमको एडमिटेंस के बारे में सीखना था, जो कॉम्बिनेशन होता है जी और बी का। जी को कंडक्टेंस बोलते हैं और बी को ससेप्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव सर्किट में आएंगे तो एल लगाना पड़ेगा, कैपेसिटिव सर्किट में आएंगे तो सी लगाना पड़ेगा। बी में भी सी लगाओ, बी में भी एल लगाओ, जैसे हम लोग इसके पीछे वाला में एक्स वाला में एल लगाते थे, एक्स वाला में सी लगाते थे। क्लियर हुआ। तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलेगा, और इसमें विशेष कुछ नहीं है। पैरेलल सर्किट में विशेष कुछ नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। पैरेलल में देखो करंट का डिवीजन होता है, तो यहाँ पर हम लोग पूरे सर्किट बनाएंगे, करंट ट्रायंगल बनाएंगे। ये हो गया करंट ट्रायंगल। ये मान के चलो कि I1 है, ये मान के चलो I2 है, तो ये आपका I होगा। उसमें कैसे हम लोग बनाते थे, वोल्टेज ट्रायंगल, VR वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, VL वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, और फिर सप्लाई वोल्टेज। उसी प्रकार से यहाँ पर करंट का डिवीजन होता है, करंट का ट्रायंगल। ये करंट निकाल लीजिएगा तो ये करंट आपको मालूम हो जाएगा। सर्किट में ऐसा ही कुछ पूछता है। क्लियर। तो चलिए विशेष हमको यहाँ पर देखना नहीं है। आज का जो क्लास में आप लोग देखे, पैरेलल की बात कर रहे थे हम लोग, तो बेसिक बात ये हुआ फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड में ये हुआ, थर्ड फोर्थ एडमिटेंस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपका, ठीक है। सारा नोट करते चलेंगे आप लोग। फार्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इतना से आपका काम हो जाने वाला है, इतना से काम आपका हो जाने वाला है। क्लियर। तो आज का क्लास यहीं पर रखेंगे हम लोग। अब आपका एसी सर्किट समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो मैग्नेट का बात करेंगे। आपके लिए इतना एनफ है, बेसिक बात अल्टरनेटिंग करंट में, और कुछ नहीं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेट स्टार्ट करेंगे, उसमें बेसिक बात चलेगा, ठीक है। और जैसा ही ये चैप्टर खत्म होगा मैग्नेट, तब जाकर मशीन स्टार्ट करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा परिचय अब हो गया होगा अल्टरनेटिंग करंट से, समझ। इसको रिवीजन जरूर करिएगा, रिवीजन नहीं करिएगा नहीं समझ में आएगा, रिवीजन करते रहना है। आपका नोटिस भी आ चुका है एग्जाम का, क्या आया है वो देख लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर लूँ। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है ना, फिलहाल का ही नोटिस है। इसमें अब बताया गया है कि आपका जो फॉर्म भराने का डेट है वो अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। पेपर में कुछ दिन पहले ही रोटेटिंग हो रहा था कि 15 तारीख से फॉर्म भराएगा। कितना तारीख से, 15 तारीख से। लेकिन अब ये जो फॉर्म है 20/6 से अप्लाई हो रहा है।
और 19/7 तक अप्लाई होने वाला है। एग्जाम जो है सितंबर अक्टूबर में संभावित लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि हाँ हम सितंबर अक्टूबर में ले ही लेंगे, मैंने टेंटेटिव डेट लिखा हुआ रहता है ना, संभावित तिथि लिखा हुआ रहता है। और सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर पर बैठ के आप लोग एग्जाम दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि थी, सबसे पहले जो वैकेंसी निकला था 1/4/2024 से था, ठीक है, मार्च में ही अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन बोला था कि हम चौथा महीने से फॉर्म भरेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसमें गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से यह कंपनी फॉर्म लेना बंद किया, एक नोटिस निकाल दिया। आज फिर यह पुनः नोटिस निकाला है एक दिन पहले, क्या 26/6 से हम लोग फॉर्म भरेंगे। क्लियर? तो आप जल्दी से क्या करना है, आपको आपके पास सारे डॉक्यूमेंट भी रहना चाहिए। सारे स्टूडेंट आप लोग कंपटीशन के हैं, आपको मालूम होता है कि कोई फॉर्म भरने के पहले हमको क्या क्या चीज़ होना जरूरी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट क्लियर कर लिए होंगे, है ना। रेसिडेंशियल होता है, कास्ट होता है, इनकम होता है, एनसीएल होता है, ये सब वगैरह बना के आप लोग रखिएगा, है ना। जिनका नहीं है अभी भी टाइमिंग है, बना लीजिए, 1 महीना का टाइमिंग है आपके पास। क्लियर? तो बहुत जल्द ये फॉर्म भराने वाला है, आप लोग रेडी रहिएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम हो जाने वाला है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, जय हिंद।